देखो लास्ट क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिविटी का सेक्शन ए कंप्लीट किए थे और ये बता दिए थे कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा था। आपको याद होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलता था तो क्या चेंज होता था, बीटा निकलता था क्या चेंज होता था, गामा निकलता था। रिकॉल करो एक बार। गामा निकलता था, किसी में कोई चेंज नहीं, याद होगा, मास में, एटॉमिक नंबर में। बीटा निकलता था, मास में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता था। गामा निकलता था तो क्या होता था, मास में चेंज होता था। मास में कितना चेंज होता था, 4 का। एटॉमिक नंबर में कितने का, 2 का। याद रखना, 4 ऊपर 2 नीचे। आज की क्लास में हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। सिलेबस में है नहीं है, आप लोग देख के मैनेज कर लेना। ऐसे भी छोटा सा टॉपिक है, जान लेना जरूरी है क्योंकि आगे पढ़ना ही है। न्यूक्लियस की एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। कोई दिक्कत? देखो न्यूक्लियर एनर्जी को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक आपके पास में फिजन हो गया, एक आपके पास में हो गया फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, जब न्यूक्लियस टूटे और एनर्जी निकले, दैट इज फिजन। याद रखोगे, अगर न्यूक्लियस कहीं टूट रहा है, हाँ, और टूटने पे जो एनर्जी निकल रहा है, दैट इज फिजन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एटम बॉम्ब। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या हो गया, जब फ्यूज करना, मेल्ट करना, मिल जाना, 2 न्यूक्लियस, 2 हल्का न्यूक्लियस मिलेगा। देखो टूटता है जब कोई चीज़ तो वो हल्का हो जाता है, मतलब भारी चीज़ टूटता है, ठीक है। और फ्यूज करने का मतलब जब 2 छोटा छोटा मतलब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, फ्यूज करके मिलेगा, ठीक है, उस समय एनर्जी की जो एनर्जी निकलती है, तो डेट इज फ्यूजन। फिजन फ्यूजन, फिजन मतलब टूटा, फ्यूजन मतलब जुड़ गया। जब तो हल्का जुड़ेगा तो वो भारी बनेगा जुड़ने में, और जब एक भारी टूटेगा तो वो हल्का बनेगा, डेट इज फिजन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले सेक्शन में न्यूक्लियर एनर्जी का इंट्रोडक्शन बताया गया है, आप पढ़ लेना, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, वही चीज़ है जो उस दिन से बोलते आ रहे हैं। अल्टीमेट इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, जूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया गया, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 kg। 1 kg का मतलब आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, E = mc का स्क्वायर। एनर्जी इक्वल टू मास इंटू लाइट का स्पीड के स्क्वायर, याद आ रहा है। तो हम बताए थे कि मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी जो है वो मास में चेंज हो सकती है। भाई किसी से मास निकलेगा तो अल्टीमेट क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। तो यही वहाँ पे आपको बताया गया, व्हेन 1 kg मास इज लॉस्ट, जब 1 किलो मास यहाँ पे लॉस्ट होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, यहाँ लिखा हुआ है, पूरा कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ, तो ये आप लोग देख लेना। यहाँ पे E का वैल्यू निकला 2.5 × 10⁻10 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसका है, एनर्जी का यूनिट है ना, ठीक है। सेक्शन वाइज चल रहा है, सेक्शन वाइज देखिए, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि जब किसी से 1 किलोग्राम मास लॉस होता है। अब 1 किलोग्राम बहुत हैवी मास है, हल्का मास नहीं है। यहाँ जितना भी खेला होगा ना न्यूक्लियस पे, वो 1 किलोग्राम पे नहीं होगा, ग्राम में होगा, याद रखना। मतलब एक एग्जांपल दे रहे कि ग्राम में होगा, छोटे छोटे मास पे होगा। ये नहीं बोलेंगे कि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम जला रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे कि 1 किलोग्राम ट्रिटियम और हीलियम को फ्यूज करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा, याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद वाले सेक्शन में यहाँ बताया गया, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 AMU। अब एटॉमिक मास यूनिट की बात की गई है कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना एनर्जी होता है, तो नीचे 1 AMU इक्वल टू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखो ऊपर का डेरिवेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अगर पढ़ के समझ गए तो ठीक है, नहीं भी समझे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा ये जाएगा अगर MCQ में कभी पूछ लिया गया तो 1 AMU इक्वल टू हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगेन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखोगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। आपसे ऑप्शन में पूछ लिया गया कि इसमें से कौन एनर्जी का यूनिट नहीं है, पहला जूल, दूसरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा किलोवाट आवर, चौथा किलोवाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट। किलोवाट पावर का होता है, बाकी सब किसका होगा, एनर्जी का। सब चीज़ के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का यहाँ मास दिया हुआ है नीचे, AMU में मास उसका दिया हुआ है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो ये पूरा देख लीजिएगा। अब आइए न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजन एक तरफ है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसके बाद है, ठीक है। और दोनों में यहाँ पे आपको इसके बाद आपको दिया गया रेडियो एक्टिव डीके और फिजन, और लास्ट में आपको एक डिफरेंस दिया गया कि फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस कर लीजिए, उसके बाद इसको समझाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आपको फिजन और फ्यूजन का प्रोसेस भी समझा देंगे कि काम कैसे होता है। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन के पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है, इन फ्यूजन व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्ड ऑन ए हैवी न्यूक्लियस। नाउ लिसन, फ्यूजन मतलब टूटना,
टूटने के लिए एक कंडीशन है, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड कराएंगे, याद रखोगे। न्यूट्रॉन, भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, किसी भी हैवी एलिमेंट की न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड कराया जाता है। न्यूट्रॉन भेजेंगे तब टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। किसी का न्यूक्लियस ऐसे हम छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यही बोला गया, कंडीशन यहाँ है कि न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड कराएंगे। इट स्प्लिट इन टू नियरली इक्वल लाइट फ्रेगमेंट, लगभग 2 बराबर भागों में ये टूट जाएगा। टूटने पे एनर्जी निकलेगी। फ्यूजन में आइए, इन फ्यूजन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नाउ लिसन, इसका कंडीशन है वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे टू लाइट न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। इसमें क्या हुआ? टूटा। इसमें क्या हुआ? जुड़ा। इसका कंडीशन क्या था? न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड। इसका कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई दिक्कत? मिलियंस टेम्परेचर होता है, मिलियंस प्रेशर चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल बताते हैं। न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल है एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉम्ब। अगर आपको कहीं एटम बम गिराना है तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग चाहिए। आप न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग कराए, वो टूटने लगेगा। अगर कहीं आपको हाइड्रोजन बम गिराना है तो हाइड्रोजन बम के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं मिलता है भाई। आप ऐसा समझो, 10 लाख डिग्री का सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? हाइड्रोजन बम उसी टेम्परेचर पे काम करेगा, कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतना टेम्परेचर आपको एटम बम ही दे सकता है। इसीलिए जब भी आपको हाइड्रोजन बम फोड़ना है, आपको एटम बम फोड़ना ही पड़ेगा, तब हाइड्रोजन बम फूटेगा। अब एक एग्जाम्पल बताओ, हमको एक बात बताओ, एटम बम ऐसे ही जान लेता है सबका? हाँ, हाइड्रोजन बम आपको कहीं गिराना है, उसके लिए एटम बम गिराना है, पहले तो आप ऐसे ही मार दिए, बचा हुआ वो हाइड्रोजन बम मार देगा। एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन बम में। वैसे भी एनर्जी हाइड्रोजन बम में बहुत ज़्यादा होती है, आपको बताएंगे आगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाइड्रोजन बम वर्क करता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये उसका कंडीशन है। ना इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको मिलेगा, ना इतना ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के लिए आपको अल्टीमेट एटम बम चाहिए ही चाहिए। आगे देखो, मतलब फ्यूजन कराना होगा। सेकेंड नंबर का पॉइंट, द रिलेशन इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। ठीक है, फ्यूजन में ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे काम होने लगेगा। घर पे फोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बाहर फोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी के घर में फोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसन के घर में फोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ। द नियरली इज पॉसिबल ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन। 1 करोड़ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। 1 करोड़ केल्विन का मतलब समझो भैया, उसमें से 273 निकाल लेंगे तभी तो सेल्सियस में आएगा ना, मतलब लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वेरी हाई प्रेशर। क्या चीज? कैलकुलेट मत करो, 1 करोड़ से तुम 273 निकालोगे तो कितना होगा? 1 करोड़ ही समझो। 3 नंबर देखो, इन वन फ्यूजन रिएक्शन नियरली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ लिसन, एक फ्यूजन में 190 मतलब लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। इसमें इन वन फ्यूजन रिएक्शन नियरली 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 24.7। आप यहाँ देख के आपको लगेगा कि सर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी है, फ्यूजन में कम है, लगेगा ना? ऐसा नहीं है, बात को समझो। फ्यूजन हुआ था बड़े न्यूक्लियस के लिए, भारी था। फ्यूजन हुआ है छोटे छोटे न्यूक्लियस के लिए, हल्का है। इससे कंपेयर करेंगे तो ये हल्का है ना। जब दोनों का सेम मास ले लोगे तो ये वाला एनर्जी क्या करेगा? ज़्यादा देगा। आप ऐसे समझो ना, आप सारा दिन पढ़ के कुछ किए, हम 1 घंटा पढ़ के ही उतना कर लिए, और अगर हम सारा दिन पढ़ने लगे तो कहानी समझे ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम एक लाइन में बता रहे, फ्यूजन से जितना एनर्जी मिलता है एज कंपेयर टू फ्यूजन, उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका मास कम हो जाता है। आगे आइए, 4 नंबर का पॉइंट, फॉर द सेम मासेस। अब यहाँ पे बता दिया गया है, चौथे नंबर के पॉइंट में ही बोल दिया गया, फॉर द सेम मासेस द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस इज लेस देन द फ्यूजन, और फ्यूजन में ज़्यादा होता है। 5 नंबर देखो, द फिजनेबल सब्सटेंस इज रेडियो एक्टिव। जो 5 नंबर का पॉइंट है ना, वो फिजनेबल सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होता है, याद रखोगे। ठीक है, सो इट गिव्स आउट द हार्मफुल रेडिएशन, इससे हार्मफुल रेडिएशन निकलता है। इसमें 5 नंबर में द फ्यूजनेबल सब्सटेंस इज नॉट रेडियो एक्टिव। सॉरी, हम लास्ट लेक्चर में आपको ट्रिटियम के बारे में जब बता रहे थे तो बोल दिए थे कि यहाँ ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है। जी नहीं, ट्रिटियम वहाँ रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, वो माई मिस्टेक। हम जब पूरा लेक्चर कंप्लीट करके अपलोड किए थे तब हमको रिकेप भी हुआ था, लेकिन बात है कि अब अपलोड कर दिए तो कर दिए, तो उस मिस्टेक को हम यहाँ पे करेक्ट किए कि ट्रिटियम रेडियो एक्टिव नहीं होगा, याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजनेबल सब्सटेंस इज अवेलेबल इन नेचर। ठीक है, मतलब
जो टूटने वाला सब्सटेंस है ना, ये नेचर में अवेलेबल है। यहाँ पे बोला गया था फ्यूजनेबल सब्सटेंस इज फाउंड इन एब्यूडेंट, ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियर फिजन कराना है ना, तो इसका सोर्स लिमिटेड है आपके पास में, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। पर अगर फ्यूजन कराना है, अनलिमिटेड सोर्स है। सन किससे बना हुआ? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो बहुत है, नेचर में भी हाइड्रोजन बहुत है। 8 नंबर का पॉइंट देखो, 8 नंबर के पॉइंट पे 7 नंबर के पॉइंट देख लो। पहले फिजन प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड, फिजन के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर, न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, वो अनकंट्रोल्ड पे बेस्ड होती है। भाई किसी का जान लेना है, जब जान लेना तो क्या सोचना और क्या विचारना, मारो खचाखच करो, कोई दिक्कत। देखो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही 2 टेबल पूछा जाएगा। 2 टेबल में मेन चीज हम आपको बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने में काम क्या है? काम कुछ नहीं है। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देख लो। 2 चीज बता रहे हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियर एनर्जी 2 पार्ट में है। एक है आपके पास में फिजन, एक आपके पास में फ्यूजन। देखो यहाँ पे हम फ्यूजन का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। एक ही एग्जांपल आपके पास में दिया गया, यूरेनियम 92 235 प्लस ये बनाया आपका बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टन 36 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस एनर्जी। कोई दिक्कत? इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर फ्यूजन आगे बताते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो जैसा काम ये होता है ऐसा ही बाकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी होता है, मतलब बाकी हैवी मेटल्स में भी होता है। अब पहले तो ये समझो, फ्यूजन जो है ना, टूटने के लिए अल्टीमेट एक कंडीशन है, वो है न्यूट्रॉन डाल दें तो ये टूटने लगेगा, टूटेगा तो टूटने के बाद ये 2 बनाएगा, ठीक है, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, दिए 1 थे, निकला है 3, प्लस एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी के साथ ही याद रखोगे अल्फा निकलेगी, बीटा निकलेगी और गामा निकलेगी। कोई दिक्कत? ठीक है। समटाइम्स जो फिजन है ना, देखो फिजन 2 टर्म यहाँ पे मिलेगा, एक मिलेगा डीके होना और एक फिजन आपको मिलेगा। डीके होना 2 तरह से हो सकता है, यहीं पे बता दे रहे हैं। एक आपका हो सकता है नेचुरल, ठीक है, और एक हम लोग मैनमेड करा सकते हैं। डीके मैनमेड मतलब फिजन ही हुआ, डीके ही हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। जब नेचुरल डीके होता है ना, तो उस समय न्यूट्रॉन्स की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पता है अपने मास को लॉस करता है ताकि एनर्जी वहां से बाहर निकले और वो हल्का हो जाए। यही चीज हम लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किए थे। कोई दिक्कत है कि हर हैवी एलिमेंट चाहता है वो स्टेबल होना लोएस्ट एनर्जी पे, ठीक है। कम एनर्जी रहेगी तो वो स्टेबल होगा, तो कम एनर्जी के लिए वो अपने मास को क्या करता है, लॉस करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज डीके, ठीक है। फिजन क्या होगा? फिजन हुआ जब न्यूट्रॉन उस पर दिए यूरेनियम पे, तो वो 2 हिस्से में टूटा, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकला, एनर्जी निकली। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये रिएक्शन याद कर लेना, मतलब अल्टीमेट मान लो अगर आपसे पूछ लिया गया ना न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, तो वहां पे एक रिएक्शन जरूर दोगे, तो ये रिएक्शन दे देना। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझने की है। समझने की बात क्या है, ऐसे हम अगर बात कर ले, सुनो, जो फिजन है ना, न्यूक्लियर फिजन, ये 2 तरह का होता है। एक होता है कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल कर सकते हैं इसका हम लोग यूज करते हैं, आप ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, दूसरे एनर्जी में, मतलब पावर प्लांट में, ठीक है, कहीं पे इस्तेमाल इसका करते हैं। इसका मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो अनकंट्रोल्ड है इसका इस्तेमाल बॉम्ब में करते हैं, बॉम्ब गिरा दो। अनकंट्रोल्ड है, बर्बाद करना है, बर्बाद कर दो पूरी तरीके से, है ना। जब मारना है किसी को तो पूरी तरीके से मारो, वो कहते नहीं है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए देखिए, अरे वो कहते हैं करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, मारना तो पूरी तरीके से मारो, नहीं तो हटाओ उसको, खत्म करो। अब एक बात देखो, टूटने को तुम लोग कैसे समझ रहे हो, ये चीज हमको समझाना जरूरी है, क्योंकि हम इसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसको फिर आपको पढ़ना है।
टूटने का मतलब कैसे समझे? मान लो तुम ये पूरा यूरेनियम लिए, सपोज 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, जितना ग्राम हो, उससे मतलब नहीं है, सपोज। तो ये पूरा यूरेनियम 2 हिस्से में टूट जाएगा, ऐसे ऐसे, ऐसा समझे क्या? ऐसे ऐसे 20 से टूटेगा तो आधा तो टूटेगा। लो आधा आधा ही तोड़े, ऐसा समझ रहे हो क्या? ऐसे ऐसा समझ रहे हो? नहीं, हाँ ऐसा कैसा समझ रहे हो? मतलब ये टूटने का मतलब क्या समझ रहे हो? यही चीज हमको समझाना है। ये समझ रहे हो ना? देखो कभी ये चीज सुने हो, इधर सुनो बाबू साहब, इधर सुनो, ठीक है? अभी हम समझा रहे, चिंता नहीं करो। कंपाउंड कि ऐसा कभी ये चीज सुने हो कि एक बनता है 2 पार्ट में, फिर ये टूटेगा, 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 फिर ये, इस तरह से। इसको हम समझाते हैं, इसको समझ लो अच्छी तरीके से। इस पूरे को मिटाएंगे, ठीक है? याद रखना, एक न्यूट्रॉन दिए, कितना न्यूट्रॉन निकला? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए इसको समझो, ठीक है? टीचर लोग ऐसे ही बता देता है जल्दी में बताने के लिए, बच्चा यही समझ लेता है कि एक पूरा था वो 2 हिस्से में टूट गया, ऐसे ऐसे। क्लियर? किस में टूटा था? 2 पार्ट में टूटा ना, ठीक है? आओ मान लो ये मेरा, इधर ये मेरा यूरेनियम है, इसमें बहुत सारा एटम होगा, मतलब ऐसा हजारों मिलियन एटम होगा ना। जी सर। समझ लेना। तो इसको तोड़ने के लिए किसी पर्टिकुलर चैम्बर में रखा जाता है, ऐसे ही नहीं टूटा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हार्मफुल रेडिएशन निकलेगा ना। अब ऐसे ही तोड़ने लगेंगे, अल्फा बीटा गामा धाय 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 मारने लगा, पता चला हम पहुंच गए परलोक। कहानी समझ में आ गया? अब एक चैम्बर में रखा गया इसको, ठीक है? कोई दिक्कत है भाई? इस चैम्बर का ही मतलब अल्टीमेट आप आगे पढ़ोगे जब कंट्रोल बताएंगे, ठीक है? तो वहां पे जहाँ रिएक्शन इसको करवाते हैं, चैम्बर में रखें। अब इस चैम्बर को क्लोज कर दिए। हमको चाहिए एक छोटा सा स्पेस जहां से इस पे हम न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड कराएं, इस तरीके से। कोई दिक्कत? ये अच्छा न्यूट्रॉन बहुत छोटा होता है, एटम बहुत छोटा होता है, एटम से छोटा ही न्यूट्रॉन होगा। तो ये न्यूट्रॉन अल्टीमेट किसी एक एटम पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, सपोज इस पे किया, कोई दिक्कत? ये एटम 2 पार्ट में, देखो इस वाले एटम को यहाँ दिखा रहे, ये वाला जो एटम था ना, ये 2 पार्ट में टूट गया, एक ये और एक ये। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? टूट के क्या बनाया था? 3 न्यूटन। टूट के क्या बनाया था? बीआर बनाया था, के बनाया था। क्या बनाया था टूट के? बीए के और केआर। क्या बनाया था बता? बेरियम और क्रिप्टन। 2 पार्ट में टूटा, लगभग इक्वल है मास, ऐसा नहीं 144 ये नहीं, लगभग इक्वल है। 2 पार्ट में टूट गया ना ये, ठीक है? 2 पार्ट में, और यहाँ से क्या निकला था? 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी निकल रही है, देखो एनर्जी यहाँ से निकल रही है, एक एटम से एनर्जी निकली है। एक एटम से जो एनर्जी निकली वो बहुत एनर्जी होती है, उसको हल्के में मत लेना, बहुत एनर्जी होती है। आप ऐसे समझ लो वो कितना एनर्जी होगी, आप ऐसे समझ लो कि आप लगभग 100-200 किलोग्राम कोयला जला दिए। जितनी एनर्जी निकली ना उतना एक एटम से एक सिंगल एटम से, यूरेनियम के एक सिंगल एटम से 100-200 किलोग्राम कोयला आप जला चुके हो, 1-2 बोरा। इतनी एनर्जी एक एटम से, एक एटम छोड़ दो वो, आगे बढ़े? क्लियर? अब सुनो, अच्छा गया एक न्यूट्रॉन था, अब इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ये 3 न्यूट्रॉन अल्टीमेट फिर तो 3 एटम पे अटैक मारेगा ना कहीं भी, वो भी फिर 3 बनाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ। आया ना? देखो अब ये एटम 2 हिस्से में चला गया, इससे कोई मतलब नहीं, ये न्यूट्रल हो चुका है वो एटम, पर ये 3 न्यूट्रॉन अल्टीमेट 3 जगह अटैक मारेगा ना। अटैक मार के फिर से ये वाला 2 हिस्से में टूटेगा, ये भी 2 हिस्से में, ये भी 2 हिस्से में टूटेगा, फिर वहां 3 निकलेगा। मतलब अब टोटल कितना? देखो 3 था, 3 से कितना इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा? 1 से 3 तो 3 से 9। देखो एक न्यूट्रॉन से 3 निकला, अब ये भी तो 3 निकालेगा ना, ये भी 3 निकालेगा ना, ये भी 3 निकालेगा ना। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? अब फिर ये भी तो 3 निकालेगा ना, ये भी 3 निकालेगा ना, ये भी 3 निकालेगा ना, निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, 3 निकालेगा ना। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एक एटम टूटा था, अब 5वें 6ठे स्टेप में क्या एक एटम टूट रहा है? एक बार में तो बहुत सारे एटम टूट रहा है। तो पहले जितनी एनर्जी निकल रही थी, अब एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ते रहेगी ना। समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो
इसी तरीके से 10वें 12वें स्टेप में कितना टूटेगा, कितनी एनर्जी निकलेगी? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कहाँ से होगा? जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक न्यूट्रल कहाँ होगा? इसमें मिलियंस एटम है। हाँ था चल के तुम सोच के देखो, अगर इसी को कैलकुलेशन में निकालोगे, एक एटम टूट रहा है, हालांकि टूटने का टाइम बहुत कम होता है, इसी तरीके से उसके अंदर मिलियंस एटम है, टूटते टूटते 1-2 घंटा चलेगा ना, अगर 1-2 घंटे में कितनी एनर्जी, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? फिर ये 3 तोड़ेगा, फिर ये 3 तोड़ेगा, फिर ये 3 तोड़ेगा, ये फिर से 3 तोड़ेगा, ये फिर से, देख रहे हो भाई, इसको कंट्रोल नहीं करे तो ये तो अनाप शनाप फैलता चला जाएगा ना। दिस इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत? आप कंट्रोल इसको नहीं कर रहे हो। एटम बम में यही होता है। अगर इसको हम यहाँ कंट्रोल करने लगे, कोई बैरियर लगा दे यहाँ पे, अच्छा इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल करना होगा? न्यूक्लियस न्यूट्रल वो हाँ, न्यूक्लियस को वही। कंट्रोल करना पड़ेगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल करना होगा? तुम्हारा बताओ न्यूट्रल तो। को निकालना होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना होगा ना न्यूट्रॉन को। भाई, अल्टीमेट रिएक्शन न्यूट्रॉन दे रहा है ना। हाँ हाँ अगर इसको कंट्रोल करना है तो किसको जिंदा नहीं रखना है? न्यूट्रॉन को मार दो, मार दो। रिएक्शन कंट्रोल नहीं। हो जाएगा। हाँ क्लियर? क्योंकि यहाँ धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है और हर पर्टिकुलर टाइम पे पता है यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है। कोई दिक्कत? जब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी को आप बोलते हो अनकंट्रोल्ड, याद रखोगे। और अगर कंट्रोल करने लगे, कंट्रोल करने के लिए आप सीडी कैडमियम या ग्रेफाइट का रॉड डालो। इसी में मान लो अगर हम बीच में ग्रेफाइट का रॉड अंदर घुसा दें सपोज, तो एक ग्रेफाइट का रॉड न्यूट्रॉन को क्या करता है? ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूट्रॉन खत्म तो रिएक्शन धीरे धीरे क्या होती है? कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। अपने हिसाब से हम ये करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए, करंट बनाना है या कुछ करना है या एनर्जी लिबरेट करनी है या कुछ भी करनी है। बोलो। सर जो न्यूट्रॉन जो बाहर में रहता है वही वो एब्जॉर्ब करता है ना? नहीं, इसके अंदर, बाहर नहीं कुछ आएगा, सब चैम्बर के अंदर चल रहा है। मतलब चैम्बर के अंदर हाँ। जो बाहर है हाँ, चैम्बर के अंदर जो बाहर है उसी को वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, एटम बम में कौन सा रिएक्शन चाहोगे? जो कंट्रोल करें, जो कंट्रोल नहीं करें? कंट्रोल। जो कंट्रोल नहीं करता है वो वही ना रहता है ना। हाँ, एटम बम में आप वहाँ कंट्रोल करने नहीं जाओगे। आई होप क्लियर? ठीक है, बढ़े। एक आपके पास में और टॉपिक निकल के आ रहा है वो सुन लो। वो फ्यूजन का टॉपिक निकल, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में अगर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, तो इसको पूरी अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपको वही चीज मिलेगा जो चीज हम आपको बताते हुए चले आए हैं। तो ये समझ में आ गया। आपके पास में चैम्बर नहीं दिया हुआ है, उसका एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है हमको याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहे, अभी बताते हैं उसको। वैक्यूम चैम्बर। नहीं, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो रिएक्टर आपके पास में नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज हम बता देते कि काम कैसे होता है। ऐसे ही होता है रिएक्टर, ऐसे ही हो, एक चैम्बर होगा, उसमें कैडमियम का रॉड ऐसे लगा हुआ रहेगा, कैडमियम का रॉड ऐसे लगा हुआ रहेगा, मॉडरेटर वगैरह होगा, यूरेनियम बीच में कहीं रखा रहेगा, एक तरफ से न्यूट्रॉन निकलेगा। हाँ, हमको जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाना है कैडमियम का रॉड बाहर निकालेंगे, और अगर कम करना है तो अंदर डालते रहेंगे। इसी तरीके से काम होता है। अब आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन दिखाई नहीं देता है, कहाँ से लाएं, कैसे उसका बॉम्बार्ड कराएं? न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराने के लिए एक डिवाइस होता है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। आगे आप पढ़ोगे क्लास 12 में। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करता है? बॉम्बार्ड कराता है। आई होप क्लियर? इसी में आप देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास में दिया हुआ, देख लो। एक एग्जांपल बताते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में। जैसे एग्जांपल नीचे देख लो, ये दिया हुआ है H12 प्लस, ये दिया हुआ है H12, ये He2 प्लस न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे आपके पास में एनर्जी है। ठीक है, अगले स्टेप में फिर दिया हुआ है यहाँ पे He2 प्लस H12, ये बना दिया He2 He11 प्लस यहाँ पे He11 प्लस यहाँ पे एनर्जी। ऐसे समझो, देखो सन के पास है क्या? सन के पास कुछ नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम छोड़ के। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से हाइड्रोजन बनता है। कैसे बनता है? ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अच्छा, ये हाइड्रोजन का कौन सा? A12 मतलब ड्यूटेरियम, ये भी ड्यूटेरियम। दो ड्यूटेरियम कंबाइन क्या बनाया पता है क्या? हीलियम। अब देखो ये हीलियम पता है कैसा हीलियम है? ये हीलियम का आइसोटॉप ही है अल्टीमेट। हीलियम का 2-4 होना चाहिए था मास। ठीक है, एक न्यूट्रॉन निकला, एनर्जी निकली। यहाँ न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। देखो ये हीलियम
फिर से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अल्टीमेट अब ये हीलियम बनाया जो इनर्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस हाइड्रोजन भी बना 1 1 प्रोटियम जिसको बोल रहे हो नेचुरल हाइड्रोजन, ये बर्न करता है ना, जलता यही है ना, हाँ हाइड्रोजन जलती है, याद रखोगे हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन जलती है, प्लस एनर्जी, फिर से ये रिएक्शन में पहुंचेगा। कहानी समझ में आ रहा है? देखो होता कुछ नहीं है भाई, इसको अगर H11 को आपको अगर H12 बनाना है तो क्या देना होगा, इसमें न्यूट्रॉन ही तो दोगे ना भाई, हाँ एक न्यूट्रॉन बढ़ेगा तभी तो ये बनेगा ना, न्यूट्रॉन मिला ना, ये क्या करेगा, इस न्यूट्रॉन को लेगा और ये फिर से बना देगा, तो ये फिर से रिएक्शन में पहुंच जाएगा ना। कहानी समझ में आ रहा है? चलते रहता है ये रिएक्शन, इसलिए तो सन कभी बुझता है क्या, मतलब उसकी आग खत्म होती है क्या? हाँ, सन का जवानी खत्म नहीं होता है, क्यों? सन कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो जवान है जिंदगी भर, भले उसका एज मिलियन बिलियन में है, वो जवान है। क्यों जवान है? क्योंकि उसके पास जवानी का राज है, ये राज उसके पास है, खत्म ही नहीं होना, हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा, हीलियम खत्म नहीं होगा भाई, प्रोसेस चल रहा है। इसी को आप बोल रहे हो न्यूक्लियर फ्यूजन। सोचो ना, ये कितना हल्का, ये भी हल्का, ये दोनों मिल गया, ये भारी बन गया। कहानी समझ गए? साथ में न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, फिर से ये रिएक्शन, यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको बहुत हल्के में बताएं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको काम नहीं करना है। अगर यहाँ से कुछ पूछा जाएगा तो या तो आपसे पूछ लिया जाएगा 1-2 टेक्निकल टर्म्स, यानी कि आपके पास में कितना उसके एक मास में किलोग्राम में कितनी एनर्जी होती है, या तो वो, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। अदरवाइज कुछ रिएक्शंस आपसे हो सकता है एग्जांपल पूछ लिया जाए, या हो सकता है रिएक्शन दे दिया जाए तो आपको उसको कंप्लीट करना। तो ये 1-2 रिएक्शन इधर का और उधर का एक रिएक्शन यूरेनियम वाला याद रखोगे। फ्यूजन कैसे होता है हम आपको समझा दिए, हर एक एटम पे फ्यूजन होता है। कहानी समझ में आ रही है? एक एक एटम टूटता है। अलग बात है कि एक एक एटम टूटने का जो रेट है ना वो बहुत कम समय है, मतलब 1 सेकंड के अंदर हजारों एटम टूट जाता है। ये रखिएगा, 1 सेकंड में पता है वहाँ इतनी एनर्जी पहुँचती है ना, आप सोच नहीं सकते हो। जब एटम बम जापान पे गिरा था ना, कहा जाता है कि 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि वहाँ का जो टेम्परेचर था ना वो था लगभग 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था जापान में, जिस जगह पे गिरा था। उस जगह पे जल छोड़ दो, गिरते देर में उड़ गया, खत्म सुहा, उसको पता भी नहीं चला होगा क्या हुआ, कहाँ नहीं, हम स्वर्ग में हैं, कुछ ऐसा हाल हुआ होगा। 1 सेकंड के अंदर, 1 से 5 सेकंड में 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। रेडिएशन अलग घूम रही है, अल्फा बीटा गामा निकलेगी ना, वो तो अलग, अल्फा बीटा गामा ये घूम रही है इन्वायरमेंट में 10 20 50 15 55 साल तक घूमेगी, आज भी वहाँ पे मौजूद है। कहानी समझ में आ गया? उनके बॉडी के अंदर है, डीएनए चेंज करेगा, म्यूटेशन होगा, कैरेक्टर्स चेंज होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ अच्छा हो कुछ खराब हो। गामा कुछ अच्छा करती नहीं है, वो खराब ही करती है, लंगड़ा लूला अपाहिज, बोलने में कम सुनने में कम, ठीक है, वो जेनेटिकल प्रॉब्लम हो गया। ये टोटल चीज़ें क्या होती है, अफेक्ट करती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये चैप्टर नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट एक बार पढ़ लेना, क्लास 12 में भी आपको मिलेगा, फर्दर डिटेल में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ छोटा सा था, बहुत छोटे तरीके से बता दिए। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये खत्म। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर लीजिएगा।